जय हिंद सभी को। चलिए हम लोग अपने क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। फिजिक्स में हम लोग लास्ट टर्न चल रहे थे, पृष्ठ तनाव के बारे में पढ़ा। पृष्ठ तनाव लास्ट टर्न हम लोगों का चल रहा था, यानी सरफेस टेंशन। उसके बारे में किसी को कुछ पूछना नहीं होगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा सबको। और आप लोग प्रैक्टिस सेट से अपने क्वेश्चन भी लगा रहे होगे लगातार। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। पृष्ठ तनाव के बाद हम लोग चल रहे थे ससंजक बल और असंजक बल में। ससंजक बल और असंजक बल। ससंजक बल और असंजक बल यानी कोहेंसिव फोर्स और एडहेंसिव फोर्स में हम लोग चल रहे थे। इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जब एक ही पदार्थ के समान अणुओं के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसको कहा जाता है ससंजक। और दूसरा जो हमने बोला कि असंजक किसे कहा जाएगा, तो बात हुई कि अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच जो बल लगेगा, अणुओं के बीच जो आकर्षण बल लगेगा उसको क्या कहा जाएगा, उसे असंजक बल कहा जाएगा। इसके एग्जाम्पल में बात हुई तो क्या हो सकता है, दूध होगा, पानी होगा, तेल होगा, जो भी एक से दूसरे को भिगो सकता है वो सभी इसके अंदर आएंगे। दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा था पारा होगा। यहां से तो क्वेश्चन एक पूछ लिया जाता है, लेकिन एक इसी से रिलेटेड टॉपिक है स्पर्श कोण, यानी इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में भी समझ लेते हैं कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। उम्मीद है दिख रहा होगा सबको। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि ये स्पर्श कोण यानी कि है क्या। देखिए मान लीजिए कोई एक बीकर है, इसमें पानी भरा हुआ है। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट को समझने के लिए हमने यहाँ पर कोई पानी भरा हुआ है और पानी की सतह क्या होगी, तो पानी की सतह होगी यहाँ से। अब इस पे हमने कोई एक काल्पनिक रेखा खींच दी, मान लीजिए कोई भी रेखा खींच दी। इसके बाद यहाँ से जो पानी स्पर्श कर रहा है, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये लाइन जो स्पर्श कर रही है यहाँ से। अब यहाँ से ये स्पर्श करने वाला कोई भी एक बिंदु, किसी भी बिंदु से यहाँ से अगर इस रेखा को मिलाती हुई एक रेखा खींच दें, इसी को बोला जाता है एंगल ऑफ कांटेक्ट या स्पर्श कोण। तो स्पर्श कोण की अगर आप परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, ठोस व द्रव के किसी स्पर्श बिंदु से, ठोस या द्रव के किसी स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु से द्रव के पृष्ठ पर, द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा तथा ठोस के पृष्ठ पर, तथा ठोस के पृष्ठ पर अंदर की ओर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच बनने वाले कोण को स्पर्श कोण कहा जाता है। अब बात करते हैं यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, इसकी परिभाषा कभी नहीं पूछेगा, यहां पर पूछेगा आपसे 3 क्वेश्चन यहां से बनते हैं, इनको बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, वे द्रव जो बर्तन की दीवार को भिगोते हैं
उनके स्पर्श कोण का मान होगा। तो पहला क्वेश्चन तो यहां से ये बनता है, वे बर्तन जो वे द्रव जो बर्तन की दीवार को भिगोते हैं उनके लिए स्पर्श कोण का मान क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन बनता है, वे द्रव जो बर्तन की दीवार को नहीं भिगोते उनके लिए स्पर्श कोण का मान, उनके लिए स्पर्श कोण का मान क्या होगा। यानी वे द्रव जो बर्तन की दीवार को नहीं भिगोते उनके लिए स्पर्श कोण का मान क्या होगा। और तीसरा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, जल तथा चांदी के बीच, जल तथा चांदी के बीच स्पर्श कोण कितना होता है। 3 क्वेश्चन यहां से बनते हैं, नोट करिएगा जल्दी से। वे द्रव जो बर्तन की दीवार को भिगोते हैं उनके लिए स्पर्श कोण का मान, वे द्रव जो बर्तन की दीवार को नहीं भिगोते उनके लिए स्पर्श कोण का मान, और जल तथा चांदी के बीच स्पर्श कोण का मान क्या होता है, बताइएगा। तो याद रखिएगा, वे द्रव जो बर्तन की दीवार को भिगो देते हैं इनके लिए जो स्पर्श कोण का मान है वो हमेशा, यानी जो कोण अगर मान लें यहाँ पर थीटा, तो जो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकलेगी वो हमेशा 90 से क्या होगी, वो हमेशा 90 से कम होगी। तो वहां से आपको 4 ऑप्शन दे देगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा स्मॉलर देन 90 डिग्री, इन नन ऑफ दीज। तो 4 को यहाँ पर देंगे। तो अगर कोई भी द्रव बर्तन की दीवार को भिगोएगा तो वहां पर थीटा की वैल्यू जो होगी वो 90 से कम होगी। दूसरा, अगर कोई द्रव बर्तन की दीवार को नहीं भिगोता है तो उसके लिए जो ये स्पर्श कोण यानी कि थीटा का मान जो होगा वो थीटा का मान होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री। याद रखिएगा, जो बर्तन की दीवार को नहीं भिगोएंगे उनका मान हमेशा 90 डिग्री से ज्यादा होगा। और तीसरा, जल तथा चांदी के बीच स्पर्श कोण का मान इसमें 90 डिग्री होता है। जल तथा चांदी के बीच थीटा की वैल्यू 90 अंश होती है। तो यहाँ से आपको याद रखना है, पहला तरीका तो इसका पूछने का होगा, वे द्रव जो बर्तन की दीवार को नहीं दीवार को भिगोते हैं उनके लिए स्पर्श कोण का मान होगा। 4 ऑप्शन इस तरीके से आपको दे दिए जाएंगे, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज स्मॉलर देन 90 डिग्री, और चौथा ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। मान लीजिए ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए। अब यहाँ पर अगर बर्तन की दीवार को भिगोएगा तो उसकी वैल्यू थीटा से कम होगी, यानी कि जो भी थीटा की वैल्यू होगी वो 90 डिग्री से हमेशा कम होगी। ये बात आपको याद रखनी, यानी यहाँ पर आंसर सी सही होगा, यानी तीसरा। दूसरा, अगर नहीं भिगोएगा तो थीटा की वैल्यू 90 से हमेशा ज्यादा होगी। और तीसरा, जल तथा चांदी के बीच थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो वहां पर ऑप्शन आपको दे सकता है। एक तरीका और भी है इसको पूछने का, इसको पूछेगा दूसरा ऑप्शन भी बना देगा। यहाँ से दूसरा ऑप्शन बनाता है कि वे द्रव जो बर्तन की दीवार को भिगोते हैं उनके लिए स्पर्श कोण का मान होगा। पहला ऑप्शन दिया गया होगा, थीटा भिगोते हैं उनके लिए स्पर्श कोण का मान होगा एक अधिक कोण। दूसरा ऑप्शन होगा न्यून कोण। तीसरा ऑप्शन होगा सम कोण। और चौथा ऑप्शन दिया हो गया नन ऑफ दीज। इस तरीके से एक दूसरा ऑप्शन भी इसका बनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, थीटा की वैल्यू अगर 90 से कम है तो 90 से कम के जितने भी कोण होते हैं वो सब कोण कैसे होते हैं, तो न्यून कोण।
तो इसी को हम लोग और नाम क्या दे सकते हैं, इसको हम लोग न्यून कोण भी बोलते हैं। यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, न्यून कोण हो जाएगी। इसके बाद अगली बात अगर करें, नहीं भिगोएगा तो थीटा की वैल्यू हमेशा 90 से ज्यादा होगी। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं अधिक कोण, क्योंकि 90 अंश से जितने भी मान ज्यादा होते हैं 90 से लेकर के 180 तक, वो सब अधिक कोण कहे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, अधिक कोण। और अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो आप सब जानते हैं वो कैसा होगा, एक समकोण होगा। यानी कि जल और चांदी के बीच जो स्पर्श कोण का मान है वो कितना होता है, तो एक समकोण होता है। दोनों तरीके से हमने आपको बता दिया, दोनों तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो ये अधिक कोण हो जाएगा जो नहीं भिगोएंगे, जो भिगोएंगे वो न्यून कोण हो जाएंगे। और तीसरा हो जाएगा जल तथा चांदी के बीच स्पर्श कोण का मान, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक समकोण होता है। ये बहुत बारीकी से ध्यान रखिएगा, यहाँ से सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन यही पूछा जाने लगा है। अब पहले तो आपका ससंजक असंजक बल पूछ लेते थे, या आपका जैसे अन्य क्वेश्चन पूछ लेते थे, लेकिन अब ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपने पेपर दिया होगा तो आपको मिले भी होंगे, तो नोट कर लीजिएगा जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत, अब इसी टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं इस टॉपिक पे। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट होगा जिसको हम लोगों को ध्यान से समझना होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, केशिकत, जिसको इंग्लिश में हम लोग कैपिलैरिटी के नाम से जानते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा, इंग्लिश में इसे कैपिलैरिटी या हिंदी में इसी को केशिकत्व कहा जाता है। सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन लिख दें, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बनेगा जैसे पहला क्वेश्चन, लालटेन में तेल का ऊपर चढ़ना, ये कौन सी घटना है, तो ये क्वेश्चन चढ़ना, यह कौन सी घटना है। दूसरा, पौधों की जड़ों से जल का ऊपर चढ़ना, ये कौन सी घटना है। चौथा, पौधों के विभिन्न भागों तक भोजन तथा खनिज लवण का पहुंचना, ये कौन सी घटना है। और चौथा क्वेश्चन बनता है, कॉफी पाउडर का कॉफी या पानी में शीघ्रता से घुल जाना, यह कौन सी घटना।
अभी और भी क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से। जैसे कॉटन के कपड़ों का एक छोटा भाग अगर भिगो दिया जाए धीरे धीरे करके, वो एक लंबे भाग को गीला करता चला जाता है, ये कौन सी घटना है? ये सारी चीजें इसी से रिलेटेड है, नोट कर लीजिए। इसके बाद अब और क्या क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वे द्रव, चलिए क्वेश्चन अब बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं केशिकत्व क्या है। देखिए केशिकत्व वह घटना है जिसके माध्यम से केश नली में, केशिकत्व में होता क्या है, तो केश नली में किसी द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने को केशिकत्व कहा जाता है। चाहे द्रव ऊपर चढ़े या द्रव नीचे उतरे, ये घटना केशिकत्व कहलाएगी, ये बात हमें याद रखना है। यहाँ केश नली की बात हुई है, केश नली का मतलब है किसी पतली नली के बारे में। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि केशिकत्व की घटना मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है, तो ये निर्भर करेगी केश नली की त्रिज्या पर। मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है, तो केश नली की त्रिज्या पर। मान लीजिए कोई एक पाइप है इस तरीके से, और इसकी जो त्रिज्या है वो मान लेते हैं इसकी आर है 2 सेंटीमीटर। एक दूसरा पाइप है, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर। एक तीसरा पाइप है जिसकी त्रिज्या मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या आर बराबर है 8 सेंटीमीटर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें केशिकत्व की घटना तो होगी, पानी या द्रव ऊपर भी चढ़ सकता है नीचे भी उतर सकता है, अभी उसके भी बारे में बात कर रहे हैं। इसमें आपसे पूछ सकता है कि किस केश नली के माध्यम से, जैसे पहली ये, दूसरी ये और तीसरी ये, आपसे पूछ सकता है कि किस केश नली के माध्यम से द्रव को अधिक ऊंचाई तक चढ़ाया जा सकता है या द्रव को अधिक दूरी तक ले जाया जा सकता है। तो आप सीधी से मतलब आप लोग समझते हैं कि अगर किसी पाइप की रेडियस कम होगी तो उसका फोर्स ज्यादा होगा, यानी उसे अधिक दूरी तक ले जाया जा सकता है, उसी तरीके से उसे अधिक ऊंचाई तक भी ले जाया जा सकता है। जैसे आप घर में अपने रबड़ यूज करते हो, तो अगर आप टंकी से अटैच करके एक मोटा रबड़ यूज करोगे तो उसको ज्यादा दूरी तक पानी नहीं ले जा पाओगे और पानी बहुत धीमे धीमे चलेगा। उसी जगह अगर आप पतली रबड़ का यूज करते हो, मोस्टली पतली रबड़ यूज की जाती है जिसको पाइप से अटैच करके चलाते हैं, तो उससे पानी बहुत दूरी तक ले जाया जा सकता है, क्योंकि वहां पर क्या था, त्रिज्या उसकी कम थी। अगर त्रिज्या ज्यादा होगी तो पानी ज्यादा ऊंचाई तक नहीं चढ़ेगा, ये बात आपको याद रखनी होगी। तो किस पर निर्भर करेगा, केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि किस पर निर्भर करेगा, केश नली की त्रिज्या पर, इसको नोट कर लीजिएगा। अब अगली बात कर लेते हैं, इससे और क्या क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन इससे भी, जैसे अभी भिगोने और ना भिगोने की बात करी, यहाँ पर भी भिगोने ना भिगोने से लेकर के बात चलती है। क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जाता है कि वे द्रव जो बर्तन की दीवार को भिगोते हैं, वे केश नली में किस ओर चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है, वे द्रव जो बर्तन की दीवार को नहीं भिगोते
वे केस नली में चलेंगे, किस ओर चलेंगे। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है, जो द्रव बर्तन की दीवार को भिगो देगा और नहीं भिगोएगा, दो बातें यहाँ पर आती हैं। अगर कोई द्रव बर्तन की दीवार को भिगोता है तो उसकी दिशा हमेशा ऊपर की ओर होती है, यानी वो द्रव ऊपर की ओर केस नली में चलता है। जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हो पानी। पानी आपका केस नली यानी बर्तन की दीवार को भिगोएगा, तो जैसे ही पानी को केस नली में डाला जाएगा, केस नली में एक सीमा के बाद वो पानी ऊपर की ओर चलना शुरू हो जाता है। उसी तरीके से अगर आप कोई भी ऐसा लिक्विड लें जो बर्तन की दीवार को गीला करे, कुछ समय बाद वो ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसी जगह अगर आप जो बर्तन की दीवार को नहीं भिगोते, जैसे पारा, आप इसको डालेंगे, क्योंकि ये बर्तन की दीवार को नहीं भिगोता, आप कितना भी पारा डाल दीजिए ये ऊपर की ओर नहीं बढ़ेगा, ये हमेशा नीचे की ओर चलेगा। तो यहाँ से दो पॉइंट याद रखने हैं, जो भिगोएगा वो ऊपर की ओर जाएगा और जो नहीं भिगोएगा वो नीचे की ओर जाएगा। एग्जाम्पल में भिगोने वाले पे पानी और ना भिगोने वाले पे पारा। यहाँ से ये दो पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, किस पर निर्भर करेंगे, केस नली की त्रिज्या पर। नोट कर लिया। अब जरा यहां से एक पॉइंट और देख लेते हैं। एक न्यूमेरिकल मान लीजिए आपसे, हालांकि यहां से पूछा नहीं जाता, बाय द वे आपसे पूछ लिया जाए। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा, यदि किसी नली की त्रिज्या कितनी है, मान लेते हैं आर है। यदि किसी नली की त्रिज्या आर है, द्रव का पृष्ठ तनाव टी है, द्रव का पृष्ठ तनाव टी है, तथा द्रव का घनत्व क्या है, डी है। तो नली में चढ़ने वाले द्रव की ऊंचाई, तो नली में चढ़ने वाले द्रव की ऊंचाई यानी कि h क्या होगी। तो यहां से आपको याद रखना है, अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको यहाँ पर सिंपल एक फॉर्मूला लगा देना है, h बराबर, यानी जो भी हाइट होगी, h बराबर 2t cos थीटा अपॉन आर डी जी। यहाँ पर h निकालना है आपको, या हो सकता है ये दे दिया जाए। एंगल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया जाएगा। इसके बाद t यहाँ पर पृष्ठ तनाव है, r यहाँ पर त्रिज्या है, d यहाँ पर घनत्व है और g है यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, यानी कि g की वैल्यू जो कि आपको वहां पर दी जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू 9.8 ली जाती है। तो यहाँ पर हम लोगों को ये पॉइंट याद रखना है। यहाँ से इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। अब आते हैं अपने पहले वाले क्वेश्चनों पे कि लालटेन में तेल का ऊपर चढ़ना, ये कौन सी घटना है। इस घटना को केशिकत्व कहा जाता है, क्योंकि लालटेन में आपने देखा होगा कि जो बत्ती होती है उसमें छोटे छोटे इस तरीके से धागे एक दूसरे में लिपटे हुए होते हैं, और ये जो छोटे छोटे धागे हैं इस तरीके से, ये किसका काम करते हैं, तो ये आपका मूल रूप से काम करते हैं इस तरीके से। तो ये काम करते हैं एक तरीके से केस नली का। केस मतलब बाल, नली मतलब पाइप। तो केस का मतलब महीन बारीक जो काम करता है। तो वहां पर भी यही, कपड़े भिगोने पर भी आपके कपड़े में छोटे छोटे धागे होते हैं, वो केस नली का काम करते हैं। तो घटना कौन सी होगी,
केशिकत्व। पौधों की जड़ों से, जड़ों में भी यही चीज होती है सेम, तो कौन सी घटना होगी? केशिकत्व होगी। पौधे के भोजन पहुंचने में भी सेम घटना यही होगी, कौन सी? तो होगी केशिकत्व। ये भी याद रखना है। और काफी पाउडर में भी छोटे छोटे रेशे पाए जाते हैं, जिसके कारण ये आसानी से पूरी तरीके से जल्दी से घुल जाता है, तो ये भी घटना कौन सी होगी? केशिकत्व की। कई बार यहाँ पर क्वेश्चन एक ये पूछा जाता है कि जैसे यहाँ पर लालटेन में तेल का ऊपर चढ़ना, अब यहाँ होता क्या है कि कई बार ऑप्शन में केशिकत्व नहीं दिया जाता, तो आंसर क्या लगाएंगे? तो हमने कल आपको एक पढ़ाया था पृष्ठ तनाव, जो कि पृष्ठ के ऊपर एक यानी द्रव की सतह पर एक टेंशन यानी तनाव कार्य करता है, जिसके कारण आपकी लोहे की कोई, जैसे आपकी कोई सुई है, अगर उसको बेड़ा करके डाला जाए तो वो तैरने लग जाएगी। तो तैरती इसलिए क्योंकि यहाँ पर पृष्ठ तनाव होता है। तो अगर ऑप्शन में केशिकत्व ना दिया गया हो तो फिर आंसर आपको करना है सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव, क्योंकि इसके लिए पृष्ठ तनाव भी जिम्मेदार होता है। दोनों ऑप्शन कभी नहीं आएंगे। हमेशा अगर केशिकत्व दिया है तो पहला आंसर आपको केशिकत्व टच करना है, अगर केशिकत्व नहीं दिया है तो आपको पृष्ठ तनाव आंसर करना है। तो यहाँ से बताइएगा, उम्मीद है पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। अगर समझ में आ गया हो तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, जो कि आपके सामने खाली पड़ा है उसको थोड़ा सा नीला कर दीजिएगा। तो यहाँ से बताइएगा, किसी को कोई डाउट है क्या? कोई दिक्कत, कोई चीज ना समझ में आ रही हो? आगे बढ़ें, चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट इसी टॉपिक से रिलेटेड है आपका श्यानता। श्यानता को हम लोग इंग्लिश में विस्कोसिटी के नाम से जानते हैं, विस्कोसिटी। श्यानता क्या है, इसके बारे में क्या क्वेश्चन बनता है? अब इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाने लगा है, तो इसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, श्यानता द्रव का वह गुण है, श्यानता द्रव का वह गुण है, नोट कर लीजिएगा, जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों, जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता। इसको नोट करिएगा जल्दी से। श्यानता द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह अपने विभिन्न परतों में होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है।
अब आप सोच रहे होगे द्रव के अंदर कौन सी विभिन्न परतें होती हैं, द्रव के अंदर कौन सी परतें हैं जो इसका विरोध करेंगी। तो चलिए समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई द्रव है जो कि किसी तालाब की या किसी समुद्र की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कोई एक समुद्र मान लेते हैं, कहीं पर भी हो, समुद्र हो, तालाब हो, नदी हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पर मान लिया ये कोई समुद्र या नदी है। अब इसमें होगा क्या कि एक लेवल के बाद, एक लेवल जैसे ही बदलेगा, एक लेवल के बाद यहाँ पर होगा क्या, लेयर चेंज होती जाती है। जैसे जितना गर्म पानी आपको सतह पर या जितना ठंडा पानी आपको इसकी सतह पर लगेगा, उतना गर्म या ठंडा आपको पानी उसके कुछ गहराई पर जाने पर नहीं लगेगा। तीसरी बात आप लोग देखोगे कि कुछ और गहराई पर फिर से परिवर्तन आता है, और कुछ गहराई पर यानी एक अधिक गहराई पर जाने पर जल एकदम शांत होता है, वहां पर कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी के कारण एक मछली है जो कि अधिक गहराई पर जाने पर ही जिंदा रह पाती है। अगर वो एक गहराई पर से ऊपर आ जाए, तो अगर वो ऊपर आ जाएगी तो उसका शरीर अपने आप टूट जाता है, खंडित हो जाता है और वो अपने आप मर जाती है। तो वो सिर्फ गहराई पे ही रह सकती है। तो इसी के कारण ये लेयर जो होती हैं ये एक दूसरे के विपरीत गति करती हैं। मान लीजिए ये लेयर मान ली ए, ये लेयर मान ली बी, ये लेयर मान ली सी और ये लेयर मान ली डी। और ये जो लेयर होंगी ये एक दूसरे की गति का विरोध करती हैं। जैसे एक लेयर अगर जा रही है वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व, तो दूसरी जा रही होगी पूर्व से पश्चिम की ओर, फिर अगली चेंज होगी और फिर उसके बाद वाली चेंज होगी। तो ये एक दूसरे की ही जो अपेक्षित गति है उसी का विरोध करती रहती है। अब इसको क्वेश्चन में कैसे पूछा जाएगा या इसको हम लोग प्रमाणित कैसे करेंगे। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ये बनता है कि साधारण धरातल पर दौड़ने की अपेक्षा जल या समुद्र या नदी या कोई भी मान सकते हैं, नदी में दौड़ना कठिन है, क्यों। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका कि साधारण धरातल पर दौड़ने की अपेक्षा आपका किसी पानी भरे क्षेत्र में या तालाब में या पानी में दौड़ना कठिन है, क्यों, बताइएगा। आंसर मिल गया होगा। क्योंकि जैसे ही हम लोग पानी के अंदर पहुंचते हैं, अपना पैर पानी के अंदर, जैसे ही हम लोगों का पैर, ये मान लीजिए ये पैर हम लोगों का जैसे ही पानी के अंदर पहुंचा, जैसे ही पैर पानी के अंदर पहुंचेगा, पानी के अंदर जाने पर अलग अलग लेयर होंगी, और जैसे ही हम अपना पैर आगे की ओर बढ़ाएंगे तो इसमें कोई लेयर ऐसी होगी जो सपोर्ट करेगी और कोई लेयर होगी जो हमारी गति का विरोध कर रही होगी। यानी जो जल में है वो श्यानता क्या होती है, तो अधिक होती है, और जो आपका धरातल होगा यानी जो वायुमंडल में जो श्यानता होगी वो श्यानता क्या होगी, जल की अपेक्षा कम होती है, इसलिए ऐसा होता है। तो इसी के कारण धरातल की अपेक्षा जल में या नदी में दौड़ लगाना कठिन होता है, क्योंकि वहां पर श्यानता अधिक होने के कारण। अब यहाँ से एक बात निकल करके आती है कि जल जो होगा वो कितना भी गर्म हो जाए, प्राकृतिक रूप से अगर वो गर्म है, कितना भी गर्म हो जाए, आपके धरातल से ज्यादा गर्म नहीं हो सकता। ये बात आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। तो यहाँ से एक नया पॉइंट निकल करके आ जाता है और क्वेश्चन बनने लगता है कि ताप बढ़ाने पर
ताप बढ़ाने पर श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए ताप जैसे ही बढ़ाएंगे तो श्यानता क्या होगी, सीधा सा मतलब है ताप अगर बढ़ेगा तो श्यानता क्या होगी, यानी श्यानता घट जाती, तो श्यानता घट जाएगी। यानी श्यानता और ताप के बीच में क्या संबंध है, तो फिर से बात आती है कि इनके बीच में संबंध होगा व्युत्क्रमानुपाती। यानी श्यानता और ताप के बीच में क्या संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती। एक बढ़ेगा दूसरा घट जाएगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को ये याद रखना है, अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया कि ताप बढ़ाने पर श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप बढ़ाने पर श्यानता घट जाती है। इसको ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पर मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ा तो वो सिर्फ एक ऊपर की लेयर पर बढ़ेगा, उसके नीचे नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर जल ठंडा होगा, तो यहाँ पर अगर जल ठंडा होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, लो। तो यहाँ पर श्यानता यानी विस्कोसिटी क्या होगी, हाई। धरातल यानी वायुमंडल की बात करें तो टेम्परेचर कितना भी लो होगा, लेकिन वो टेम्परेचर यहाँ की अपेक्षा तो ज्यादा होगा, तो यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है तो श्यानता कम होती। तो उम्मीद है श्यानता से संबंधित आपको पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो फिर से पूछ लीजिएगा या वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। यहाँ पर किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। सबको समझ में आ रहा है। अब जरा यहाँ से एक पॉइंट जो कि काफी बार पूछा गया, पिछली बार भी पूछा गया था कि श्यानता से ही ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे। एक पॉइंट यहाँ से पूछा जाता है, हम आपको कहेंगे कि इसी को याद कर लीजिएगा कि श्यानता यानी श्यानता को ही, इसका एक जो दबाव है इसी को हम लोग श्यान या श्यानक बल या इसी को श्यान बल के नाम से जानते हैं। इसका मात्रक जरूर रट लेना, इसका मात्रक क्या होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। श्यान बल का मात्रक क्या होता है, श्यान बल का मात्रक पॉइज होता है, याद रखिएगा। श्यान बल का मात्रक पॉइज होता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। श्यान बल का मात्रक क्या होगा, श्यान बल का मात्रक पॉइज होता है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कर लिया करो, किसी को कोई डाउट हुआ करे कमेंट कर लिया करो, या कोई दिक्कत परेशानी किसी को कुछ हुआ करे, कोई चीज ना समझ में आ रही हो तो मैसेज कर दिया करो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट कर दिया करो, कम से कम लाइक तो कर ही दिया करो, तो थोड़ा सा हम भी मोटिवेट होते हैं। वैसे भी कोरोना काल चल रहा है तो चीज़ें समझ में आती नहीं कि समझ में आ रहा कि नहीं। अगर हम ऑफलाइन क्लास में होते हैं तो हम खुद आपसे एक एक करके पूछ लेते हैं कि समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो उम्मीद है किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया होगा तो बताइएगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो, समझ में आ रहा है सबको? तो अब हम लोग यहाँ से काफी लंबे टॉपिक को कवर अप कर चुके हैं और यहाँ से हम लोगों को एक लंबी यात्रा भी तय करके आ रहे हैं हम लोग। तो अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पर आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग देखने वाले हैं कि उत्तोलक यानी लीवर क्या होते हैं, उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक उत्तोलक क्या है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, इनके यांत्रिक लाभ क्या होते हैं और यांत्रिक लाभ कैसे निकाले जाते हैं, किसका यांत्रिक लाभ पॉजिटिव निगेटिव या 1 या किसका 1 या किसका 1 से कम हो सकता है। तो अगले टर्न में हम लोग फिजिक्स की क्लास जब भी होगी तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे कि उत्तोलक के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे और उम्मीद है आप सबको समझ में भी आएगा। तो यहाँ तक अगर आप सबको समझ में आ गया हो, क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट या लाइक कर दिया करो, तो हमें लगता है कि हमने ठीक किया है, नहीं तो फिर अपने ऊपर संदेह होने लगता है। तो चलिए मिलते हैं सभी लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।